जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री। इसके एक्सरसाइज में मौजूद जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हल करेंगे। तो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल ड्राइव्ड फ्रॉम एवोगैड्रोस नंबर? कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को हम एवोगैड्रोस नंबर से कैसे ड्राइव करते हैं? तो मैंने इस पे बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। आप लिखें मोल एवोगैड्रो नंबर यूट्यूब सर्च बार पे और स्पेस जीएस एकेडमी लिखें और 2026 की वीडियोस है वो देखें। तो इंशाल्लाह आपका पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मोल एवोगैड्रो नंबर का, फिर इस क्वेश्चन को आप हल करने के काबिल होंगे। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर के भी बहुत से आपको लेक्चर्स दिए हैं और उन लेक्चर्स की मदद से भी आप काफ़ी अच्छा आइडिया हासिल कर सकते हैं। तो पहले मोल और एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए सवालों को हल करने के लिए। तो बच्चों अगर हम देखें फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को, तो ये जो एवोगैड्रोस नंबर है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज 6.02 10 रेज़ दी पावर 23। तो ये बेसिकली क्वांटिटी है एक, ठीक है। अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी हो तो आप उसको 1 मोल कह सकते हैं। इसको इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक दर्जन है, ठीक है, तो उसको रेफरेंस मिलता है 12 पार्ट्स। अगर 12 पार्ट्स किसी चीज़ के आपके पास हैं तो वो एक 1 डजन है, और अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर है तो फिर दैट इज़ 1 मोल। इससे आसान तरीका नहीं है इस बात को समझने का। एवोगैड्रोस नंबर अगर इतने एटम्स हैं कार्बन के तो आप उसको 1 मोल कार्बन एटम्स कह सकते हैं। अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, बच्चों को तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स का भी अंदाज़ा नहीं होता। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ये फ़र्क होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली एटम्स जब जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। लेट्स से दैट ये हाइड्रोजन है, और अगर लेट्स से दैट ये हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गया है ऑक्सीजन के साथ, तो फिर ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन अपने ही एटम के साथ जुड़ गया है तब भी आप इसको मॉलिक्यूल कह सकते हो। एटम बजाते खुद एक सिंपल यूनिट है, और फिर जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये किसी हद तक कॉम्प्लेक्स यूनिट कहलाता है। सिंपलेस्ट जो यूनिट है दैट इज, यूनिट भी ना कहें, सिंपलेस्ट पार्टिकल वो एटम है। और जब वो एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल है। और कभी कभी तो आप इनकी मिलने की तादाद को गिन नहीं सकते, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो फिर आप जब गिन नहीं सकते तो फिर उसको आप यूनिट का नाम देते हैं, दैट बिकम्स द फॉर्मूला यूनिट। यानी कि आप इस दो एटम्स को मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, क्योंकि हमने आपको बताने के लिए ये लिख दिया है, लेकिन असल में ये कभी भी इस तरह एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमेशा बहुत बड़ा नंबर होता है इन दोनों का आपस में, लेकिन उनका हमने सिंपलेस्ट जो कह लें कि एटम्स का मजमुआ है वो हम आपको शो कर देते हैं। जैसे हमारे पास बहुत बड़ा एक बॉल से भरा हुआ कमरा है और हमें उसमें बताया कि उसमें रेड और ग्रीन बॉल्स ही हैं सिर्फ। तो इतने बड़े, मेरे पास इतनी रेड बॉल्स हैं और इतनी ग्रीन बॉल्स हैं, ये बताने से बेहतर है कि मैं आपको बताऊं इस कमरे में जितनी भी बॉल्स हैं एक रेड है और एक ग्रीन है, ठीक है। मतलब ये सिंपल, ये फिर इसको हम मॉलिक्यूल तो नहीं बोलेंगे ना, इसको हम फिर फॉर्मूला यूनिट। यूनिट मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है। मतलब पानी के अंदर जो वाटर है, हमारे पास जो पानी का ग्लास है उसमें ये इतने ही पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तीन ही इकट्ठे रहते हैं, दैट इज दी। ये भी जरूरी नहीं है कि तीन ही इकट्ठे रहते हों, 10,000 एटम्स भी इकट्ठे रह सकते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन का नाम है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये तकरीबन सारे डिफरेंट एलिमेंट्स 10,000 की क्वांटिटी में इकट्ठे रह लेते हैं, लेकिन 10,000 की क्वांटिटी में ही रहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ बिग मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैं आपको मॉलिक्यूल समझाने लग गया। बहरहाल, अगर एटम्स होंगे इतने तो 1 मोल है, मॉलिक्यूल्स होंगे इतने तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दी
सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको समझते हैं। मोलर मास मोल का वजन होता है। जिस तरह आपके पास अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो जो पीरियोडिक टेबल में इसका वजन है ना, कार्बन का 12 वो आप लगा दें, और क्लोरीन का 35.5 वजन होता है, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, और ये एवरेज मतलब होता है ये वजन जो आपको यहाँ लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, और ये 4 एटम्स है, इससे मल्टीप्लाई करना होता है, एंड दैट इज द मोलर मास। H2SO4 का जिस तरह आप लगा ले, दैट इज 98 ग्राम्स, ये आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं कि आपके पास मोलर वॉल्यूम क्या होगा, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है, आप कह लो कि 1 मोल कोई आइडियल गैस हो। अब ये आइडियल गैस का लफ्ज, मैं खाली गैस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था, तो साइंसदानों ने ये देखा है कि गैस एक ख़ास टेम्परेचर पर, एक ख़ास प्रेशर पर हमारी तवक्कुआत के हिसाब से बिहेवियर शो करती है। अगर वो टेम्परेचर और वो प्रेशर जो है वो कुछ कम या ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो आइडियल टेम्परेचर या आइडियल प्रेशर नहीं रहता, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड प्रेशर नहीं रहता। बहुत ही ठंड हो जाए, बहुत ही टेम्परेचर गिर जाए, तो फिर गैस का बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। तो आइडियल गैस का मतलब ये है कि एक आइडियल टेम्परेचर पर और आइडियल प्रेशर पर, मतलब जो कि हमारे ज़मीन पे मौजूद है और हम डिफरेंट तरीके से इसको समझ रहे हैं, दैट इज़ दी आइडियल। अगर आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं किसी गैस को लेकर, आप मार्स पे चले गए हैं, तो वहाँ पर आप जो आंसर निकालेंगे और ज़मीन पर जो आंसर निकालेंगे इसमें फ़र्क आ जाएगा। वजह ये है कि वहाँ का टेम्परेचर प्रेशर आइडियल नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो गैस का, आइडियल गैस का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर एक वॉल्यूम होगा, उसी को हम 1 मोल कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्या वॉल्यूम होगा, ये फिक्स वैल्यू है 22.4 डीएम क्यूब, बस ये याद रखना है आप। और इतनी अगर आपके पास वॉल्यूम है गैस का, इतना वॉल्यूम आपके पास गैस है, तो आपको क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि आपके पास कितने ग्राम गैस हो सकती है। तो इस गैस का जो ग्राम होगा वो ये होगा, मतलब जो उसका मोलर मास है। और फिर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके पास मोलर मास हो तो फिर 1 मोल होता है, और 1 मोल में तो फिर इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपसे कर दी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस कॉन्सेप्ट को समझना, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहो। इसको वीक में एक दफ़ा ज़रूर, एवोगैड्रोस और मोल से रिलेटेड मैंने बहुत से लेक्चर्स बनाए हैं, मोल पर और एवोगैड्रोस नंबर पर। आप वो लेक्चर्स को सुन सकते हो और अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो ये मोलर वॉल्यूम क्लियर कर दिया आपको। फिर है मोलर कंसंट्रेशन। अब ये क्या होती है मोलर कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन बेसिकली ये होती है कि आप, कंसंट्रेशन कहते हैं इर्तकाज को उर्दू में ना, इसके लिए एक लफ्ज़ है इर्तकाज। अब ये इर्तकाज क्या होता है, एक क्या है ये, इसको समझते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिसॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, इट इज एक्सप्रेस्ड एज मोल पर डीएम क्यूब। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब है कि यू हैव सम मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, रिएक्टेंट के हों या प्रोडक्ट के हों, और डिसॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन का तो पता होगा ना सबको। अब लेट्स से दैट हम 2 बीकर से इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब ये इसमें हमने कोई लिक्विड लिया हुआ है या सॉल्वेंट लिया हुआ है। अब इसमें जो सॉल्यूट है, ठीक है, इसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है, ज़्यादा है, और इसमें जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है इसमें जो, वो हम 1 डीएम क्यूब ले लेते हैं। और इसमें जो सॉल्यूट है, ठीक है, इसमें जो सॉल्यूट है, व्हाटएवर द सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन वो कम है। और इसका जो हमने लिया हुआ है
सॉल्वेंट की मिकदार वो इतनी ही ली है, यानी कि दैट इज ऑल्सो 1 DMQ। अब इसमें सोल्यूट कम है तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, किसका? सॉल्वेंट का। उसमें सोल्यूट कम है, इसमें सोल्यूट ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ये एक ताल्लुक है सॉल्वेंट को लेकर सोल्यूट की वैल्यूज का, एक रिलेशनशिप है, कंसंट्रेशन जो है वो रिलेशनशिप है। डेफिनेटली जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है मोलर कंसंट्रेशन क्या है। तो मोलर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर 1 मोल ग्लूकोज आपने 1 DM³ में डिसॉल्व किया हुआ है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल/DM³ होगी। ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज कितना होगा, कितना आपने डाला होगा पानी के अंदर। अब ग्लूकोज का मैस निकालें तो मोलर मैस 180 ग्राम्स निकलता है। तो 180 ग्राम अगर आपने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया है, पानी ले लें प्योर वाटर। नलके का पानी जो होता है ना वो प्योर वाटर नहीं होता, याद रखना। ये डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होता है। ठीक है, क्या लफ्ज है? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास सी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ठीक है, अभी ऊपर भी हमने किया था इसका। ठीक है, मोलर वॉल्यूम किया था ना हमने, ये भी यहाँ पर ये जो आइडिया था। अब हम फिर करते हैं इसको। ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या है, वो गैड्रोस नंबर इज रिलेटेड विद मोलर वॉल्यूम क्यों है। तो देखो, ये है मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अब लेट्स से दैट कि आपके पास अगर ये वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो इस वॉल्यूम के अंदर इतने ही ग्राम्स होंगे, ये 100% लॉक बात है, क्योंकि हमें कंपाउंड का पता लग गया। और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी डेफिनेटली, जब हमें ग्राम्स का पता लग गया, मॉलिक्यूल्स का पता लग गया। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रेशर होगा एसटीपी पर? इतना प्रेशर होगा। ये कंटेनर पे, अगर आप आपके पास एक कंटेनर है ना, उसमें आपने गैस डाली हुई है, उस गैस ने कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर लगाना है। वो प्रेशर क्या होगा? ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा कंटेनर का? तो मतलब दैट इज अ बिग थिंग। तो आपने बस ये याद रखना है कि दैट इज द वॉल्यूम व्हिच अ गैस कैन ऑक्यूपाई अगर वो 1 मोल होगी। सो दैट इज हाउ वी यूज टू से द मोलर वॉल्यूम, जो मैंने पहले भी समझाया था। आप पीछे रिवाइंड करके वीडियो दोबारा सुन लें इस बात को। उसके बाद है 39 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम, 56 ग्राम्स ऑफ आयरन आपने लिया है। इनके अंदर एटम दोनों में सेम है, लेकिन वजन डिफरेंट है। ये क्या बात हुई? ये तो बात ही है जो आपको समझा रहा हूं मैं कब से। क्या? देखो, अब मैं आपको एक आसान सी मिसाल से इस बात को समझाता हूँ। हमारे पास बेर है, बेर बेर खाए होंगे आपने, या स्ट्रॉबेरी ले लें आप। अब स्ट्रॉबेरीज आपको पता है सारी एक साइज की नहीं होती। मैं अब एक चीज लॉक कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपने साइज सब स्ट्रॉबेरीज का सेम लेना है। और आपके पास माल्टे हैं, ऑरेंजेस हैं, वो बड़े साइज के होते हैं। और आपने यहाँ पर ये रूल इसको भी लगाना है जो स्ट्रॉबेरीज को लगाया आपने, कि माल्टे भी सब सेम साइज के होंगे और सेम मैस के होंगे। ठीक है, अब लेट्स से दैट कि जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो आपके पास 12 हैं, तो इनका एक का वजन जो है वो 1 ग्राम है। आपके पास 12 ग्राम स्ट्रॉबेरीज होंगी अगर आपके पास 12 होंगी। और अगर ऑरेंजेस आपके पास जो हैं वो लेट्स से दैट इसका एक का वजन 10 ग्राम है, तो 12 का तो तकरीबन कोई 120 ग्राम हो जाएगा ना। लेकिन मजे की चीज चेक करें, ये भी 12 ही हैं आपके पास और ये भी 12 ही हैं। एटम्स के साथ भी ऐसा होता है कि उनके एटम के साइज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कोई एटम छोटा होता है, कोई एटम बड़ा होता है। छोटा एटम हल्का होता है और बड़ा एटम वजनी होता है। तो छोटा एटम है लेट्स से दैट पोटाशियम, उसका वजन भी कम है। और आयरन एक बड़ा एटम है, उसका वजन भी ज्यादा है। लेकिन क्वांटिटी दोनों की सेम है, इसलिए मोलर मैस एक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मोल तो दोनों का एक ही होगा ना। सेम नंबर ऑफ एटम्स तो होंगे ना, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स तो होंगे ना। इसमें तो कोई शक नहीं। तो इस सवाल में बस यही सवाल किया जा रहा था। तो दोनों में एवोगैड्रोस नंबर ही मिलेगा आपको। ये है इसका मोलर मैस। ठीक है, इसको एटॉमिक मैस भी आप कह सकते हैं। इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन दोनों में मोल होगा, दोनों में एक एक मोल मिलेगा आपको। जिस तरह ये 1 दर्जन है स्ट्रॉबेरीज, ये 1 दर्जन ही किन्नू है,
लेकिन इसका वजन 12 ग्राम है और इसका वजन 120 ग्राम है, जबकि हमने मास दोनों का कांस्टेंट लिया हुआ है। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर ई। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, 64 ग्राम of sulfur dioxide occupy separately the volumes 22.414। मतलब अब 4 ग्राम हीलियम इसका मोलर मास है, इसका ये मॉलिक्यूल का मोलर मास है 17, और इसका ये भी मॉलिक्यूल है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मोलर मास 64 ग्राम है, लेकिन सबका वॉल्यूम सेम है एसटीपी पे। Although the sizes and masses of the molecule of three gases are very different from one another। ये बेसिक समझा रहे हैं ना आपको, बेसिक्स में यही समझाएंगे भाई कि बेशक मैसेज डिफरेंट हो, मॉलिक्यूल्स बड़े छोटे हों, हीलियम तो छोटा सा एटम होगा ना, और जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसके साथ, ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड का तो वजन भी ज़्यादा है तो साइज भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है, उसके साथ तो आपको 2 ऑक्सीजन लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन तीनों का साइज भी डिफरेंट है, मैसेज भी डिफरेंट है, लेकिन आपके पास अगर कंटेनर में अगर इसको हम देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, इनका वॉल्यूम सबका सेम है, तो वॉल्यूम कैसे सेम हो सकता है, ये सवाल किया जा रहा है। तो यही तो सारी केमिस्ट्री है जो आपको समझा रहे हैं कि अगर वजन मोलर मास हो तो फिर मोलर वॉल्यूम भी सेम होगा, यानी सबका वॉल्यूम यही होगा। 4 ग्राम ऑफ, ये आपने लिया वोगैड्रो नंबर है, ये भी इसमें इस कंटेनर में भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इस कंटेनर में भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इस कंटेनर में भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबका वॉल्यूम, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है ना, तो मॉलिक्यूल अगर सेम है तो फिर सबका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। दैट इज कॉल्ड द एवोगैड्रोस लॉ। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। कोई भी गैस हो उसका अगर मोलर वॉल्यूम निकालना है तो उसका मोलर मैस अगर होगा तो उसका मोलर वॉल्यूम ही निकलेगा, इतना ही निकलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया 0 डिग्री पर 1 एटीएम प्रेशर पर विल हैव अवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें टेंशन वाली क्या बात है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर हो, इतना प्रेशर हो, लेकिन खुद कह तो रहा है वो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑफ अमोनिया है, तो विल हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो भैया एवोगैड्रो 1 मोल कह तो रहा है वो, जब 1 मोल कह दिया तो दैट इज बेसिकली एवोगैड्रो। इसका और इसका लेना देना नहीं है एवोगैड्रो नंबर के साथ। देखो 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस हैज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1 mole of each hydrogen ammonia will also have a great number of particles। that is just confusion, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो बस आपने यही काम करना है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इससे अगला क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज स्टोकियोमेट्री, गिव बेसिक एग्जम्पशंस ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोकियोमेट्री क्या है और हम क्या करते हैं स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस में। देखो स्टोकियोमेट्री डेफिनेशन लिख दो यहाँ पे कि ब्रांच है केमिस्ट्री की विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और हम मतलब स्टोकियोमेट्रिकल कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम क्या पता लगा लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये देखते हैं कि क्या रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए कम्प्लीटली, कोई साइड रिएक्शन तो नहीं हो रहा, हमने जो रिएक्शन करवाना शुरू किया था ए और बी का, इसके अलावा कुछ और तो नहीं, मतलब रिएक्शन होना शुरू हो गया इसके अंदर ए और बी, लेट्स से दैट कि वो कन्वर्ट हो गए सी और डी में, और सी और डी को तो अकॉर्डिंग टू रूल वापस जाना चाहिए ए और बी में, तो ये क्या ये तो नहीं हो रहा कि ई और एफ बन गए अंदर, यानी कि इट बिकम समथिंग अनदर गेम। साइड रिएक्शंस काफ़ी अच्छा टॉपिक है वैसे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस इज ओबेड। हाँ ये तो बात है, ज़मीन के ऊपर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस तो हमेशा ओबे किए जाते हैं ना, ये तो कानून है, ये तो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। तो ये बेसिक अजम्पशंस आपने ये करनी होती हैं, ये डेफिनेशन इस सवाल का हल कर लिया हमने।
अगला सवाल करते हैं। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट्स? लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म? देखो, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जिस तरह नान कबाब खा रहे हो ना, लेट्स जस्ट टेक इट टू द फूड। और नान कबाब में क्या हो रहा है कि आप जो है बेसिकली कबाब जो है ना, वो लिमिट कर रहा है आपको नान खाने के लिए। लेट्स से 2 कबाब हैं और 10 नान पड़े हुए हैं, तो आप सोचोगे यार अब नान तो मेरे पास 10 है, कबाब सिर्फ 2 हैं, तो अब क्या करूं, भूख ज़्यादा लगी हुई है। लेकिन कबाब चूंकि कम है और खाली रूखे नान आप खा नहीं सकते, तो इसलिए कबाबों ने लिमिट कर दिया नान के कंजप्शन को। यानी आप नान कंज्यूम ही नहीं कर सकते। यानी एक नान के साथ आपने एक कबाब खा लिया कोई कंजूसी करके, तो फिर आप दूसरे कबाब के साथ दूसरा नान खा लोगे। आगे जो 8 नान पड़े हुए हैं वो तो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते ना, सूखे नान तो आप खाना नहीं चाहते। तो लिमिटिंग क्या था इसमें? इसमें लिमिटिंग था ए और बी, यानी ए कबाब और बी नान। तो ए लिमिटिंग था, यानी कि ए ने आपको अलाउ ही नहीं किया कि आप बी को कंज्यूम कर लेते। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जब हम रिएक्शंस करते हैं ना, तो लेट्स से दैट कि हमारे पास ए और बी है और सी भी है, और इनका रिएक्शन हुआ और डी और ई बन गया। तो अब ए बी और सी में ऐसा क्या है पार्टिकल्स जो बी और सी को लिमिट कर देगा? ठीक है, तो फिर इसमें डेफिनेटली ए भी हो सकता है, बी सी, वो तो हमने स्टडी करेंगे तो पता लगेगा ना। लेट्स से दैट हम कोयला जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल अकर्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। In this coal limiting reactant will oxygen in excess. When coal is consumed, the reaction will stop. अब कोयला जब जला रहे हो तो हमारी ज़मीन है, ठीक है। अब ज़मीन के ऊपर तो बहुत ऑक्सीजन है, देर इज़ वेरी वेरी मच ऑक्सीजन, ठीक है। अब कोयला तो थोड़ा सा है ना, अब ये तो बहुत एक्सेस में है, लेकिन कोयला थोड़ा सा है, तो कोयला हुआ ना लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि कोयला आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप रिएक्शन को प्रोसीड कर सकें। एक चीज़ ही खत्म हो गई तो हाउ कुड वी प्रोसीड? तो आई होप लिमिटिंग रिएक्शन की कहानी सारी जिंदगी याद रहेगी, अब आपको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर क्वेश्चन व्हिच इज दी आई क्वेश्चन। अब इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखो, कह रहे हैं जी थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड में फ़र्क करो और परसेंटेज यील्ड जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। बड़ा मज़े का सवाल है। थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड पता है क्या है? थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड का मतलब ये है कि जो तुम सोचते हो ना केमिस्ट्री में, तुम जब इमेजिनेशंस करते हो, वो जो आंसर, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट, कि आप हासिल क्या कर रहे हो, ठीक है। और थ्योरेटिकल और एक्चुअल में फ़र्क ये होता है कि थ्योरेटिकल में जब आप सिर्फ पेपर के ऊपर कैलकुलेशंस करते हो और आप एक आंसर निकाल लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हो कि भाई मैंने लिया हाइड्रोजन गैस और मैंने लिया ऑक्सीजन गैस और मैंने बना लिया पानी। अब तुम सोचते हो मैंने लिया कोई, मैं सपोज कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट टेक 2 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एंड लेट्स टेक 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और 32 हो जाएगा ना, ये दो है, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और मैंने 18 ग्राम ऑफ पानी बना लिया। अब 2 और 32 मैच था, ठीक है, तो इसको हम बैलेंस भी करते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 4 ग्राम हो गया, और ये हो गया 32 ग्राम, तो ये भी हो गया, दो हो गए ना, 18 18 36 हो गए, 36 ग्राम। तो 32 और 4 36, ये तो 100% रिजल्ट आ गया। ये थ्योरेटिकल है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ कैसे किया है, ये तो हमने सोच और विचार की मदद से किया है। सोच और विचार से क्या, हम जब लैब में गए और हमने जाकर वहां पर रिएक्शन किया, और क्या हमने देखा कि क्या ये वाकई में इतने ग्राम्स प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन। लेट्स से दैट मैंने ले लिया 40 किलो, मैंने ले लिया किलोग्राम, ले लिया हाइड्रोजन, 40 किलोग्राम ऑक्सीजन ले ली, तो क्या मेरे पास 80 किलोग्राम वाटर बना? ठीक है, नहीं बनेगा, डिफरेंट आपके पास रीडिंग्स आएंगी। सो दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड, जो डिफरेंट रीडिंग्स आ रही है। और जो आप पेपर पे कर रहे हो सिर्फ सोचो विचार,
दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। अब आपने ये निकालना होता है, देखा जाए एग्जाम में जाते हो तो आप पता लगाते हो भी मेरे 100 नंबर का पेपर था और मेरे 80 नंबर आए। 100 नंबर में से 80 नंबर आए तो 100 में से 80 आए। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कट गए दोनों तो 80% नंबर आए ना। इसी तरह से हम केमिस्ट्री में भी करते हैं कि हमने जो सोचा हुआ था और फिर लैब में जाके हमने जो किया उसके नताज को 100 से मल्टीप्लाई कर, दैट इज द परसेंटेज। यानी जो हमने प्रोडक्ट हासिल की वो क्या प्रोडक्ट थी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब किया जा रहा है आखिरी सवाल कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर mostly responsible for the low yield of the products in a chemical reaction। अब साइंसदान अगले मसले की तरफ सोचता है। वो कहता है कि यार ये थ्योरेटिकल यील्ड तो मेरी सही है, अब एक्चुअल यील्ड में कमी क्यों वाक़या हो जाती है, आखिर ऐसा होता क्यों है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी ये भी याद करना चाहिए आपको। इनएक्सपीरियंस वर्कर हो तो वो बहुत ज्यादा ही मसला करेगा, उसका जो परसेंटेज यील्ड है बड़ा खराब आएगा। क्या ख्याल है। और जो बाय प्रोडक्ट बन जाती है जिसे हम साइड रिएक्शन कहते हैं, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब लेट्स से दैट आपने ए और बी को रिएक्ट करवाया, आपको चाहिए था सी लेकिन साथ डी भी बन गया, तो अब डी क्यों बना भाई, भी बनेगा क्योंकि वो साइड प्रोडक्ट है, उसमें बनना ही था। अब 10 और 10 20 किलो, और फिर डेफिनेटली अब आपको तो 10 और 10 20 किलो, 20 किलो सी चाहिए था, लेकिन आपको डी की भी अमाउंट अब निकालनी पड़ेगी। समझ रहे इस चीज को आप। प्रोडक्ट इज लॉस्ट ड्यूरिंग देयर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, और जब आप इवन प्रोडक्ट हासिल कर भी लेते हो तो फिर उसको अलहदा करना, उसको प्रोसेस करना, उसमें भी क्या करते हो आप, फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन करते हो ना, ये मेथड है प्रोडक्ट्स को अलहदा करने की। क्रिस्टलाइजेशन करते हो, सेपरेटिंग फनल से करते हो, वॉशिंग करते हो, क्रिस्टल को रिड्यूस करने वाला क्रिस्टलाइजेशन का अमल करते हो, तो ये भी आपकी जो प्रोडक्ट की यील्ड है उसको कम करता है। तो जो हासिल हो गया ना आपको इस वक्त, आपने अपने बोरे में पैक कर लिया, दैट इज द एक्चुअल यील्ड। रिएक्शन हो जाने के बाद आपको जो नजर भी आ रहा है, जो नजर आ रहा है वो भी एक्चुअल यील्ड नहीं है। आपने जब तक कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर लिया और प्रोसेस नहीं कर लिया, एक थैले में क्लोज नहीं कर दिया, वो तब तक वो एक्चुअल यील्ड नहीं है। एक्चुअल यील्ड मैंने आपको समझा दिया अब क्या होता है। ठीक है जी। और एक्चुअल यील्ड क्यों नहीं ठीक आती उसकी रीजंस भी मैंने आपको दे दिए। आई होप ये आधे घंटे में आपने काफ़ी केमिस्ट्री सीखी होगी मुझसे। अगर यस तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझे बताओ, मैं नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, माइनर सी अमाउंट के साथ आपको ये मिलेंगे। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप पूरी बुक की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।